हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन इन द्विवेदी फिजिक्स। आइए बच्चों, बात करते हैं 11वीं की फिजिक्स में एक नए चैप्टर रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के एक खास इम्पॉर्टेंट कंटेंट पर, और वो होता है रिलेटेड टू मोशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, एंड दैट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या लंबवत अक्ष प्रमेय। बच्चों, इस प्रश्न की बात करें तो ये जब भी जड़त्व आघूर्ण की बात आती है, जब भी घूर्णन गति की बात आती है, ये प्रश्न आपसे सदैव परीक्षा में पूछा जाता है। जाहिर है कि ये प्रश्न और ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर बात करूं उससे पहले बताता चलूं कि यदि आपने अभी तक फिजिक्स में द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फट से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टच कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार प्राप्त होते रहें और आप इस तरह से फिजिक्स में अपना कंटेंट जो है लगातार प्राप्त करते रहें। चलिए बात करते हैं, क्या होता है ये लंबवत अक्ष प्रमेय, कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका डेरिवेशन होता है। पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस आपके सामने होगी, पूरी थ्योरेटिकल बातें आपके सामने होंगी, और आप ध्यान लगाकर इसको देखिए और आपका ये कंटेंट जो है आपके अंडर। देखिए, लंबवत अक्ष प्रमेय को अगर पूरा हम पढ़ें तो ये लंबवत अक्ष और फिर प्रमेय। तो लंबवत अक्ष का मतलब होता है कि कोई ना कोई इससे ऐसी बात हम कहेंगे कि जिसमें दो एक्सिस होंगी और वो म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी निश्चित रूप से। और ये चूंकि चैप्टर का नाम ही है कि मोशन है और रोटेशनल है, तो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। तो अपन अगर इसको ये कहें कि ये रोटेशनल मोशन में ऐसा एक कंटेंट है जिसमें एक जो पिंड होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन रोटेशनल मोशन होगा। और जब वो रोटेशनल मोशन में होगा बच्चों, तो ये जो दो एक्सिस होंगी जिनकी हम कल्पना करेंगे, वो म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। अब जब दो एक्सिस की बात करते हैं, इस फिगर में अगर देखिए, ये दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस हैं, और एक तीसरी एक्सिस भी इसमें है जिसको हमने जेड एक्सिस को नामित किया है, नॉमिनेट किया उसको। तो इन तीनों एक्सिस में जो रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट है, उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे रिलेट होता है, इसको ये एक्सप्लेन करता है ये थ्योरम। इसलिए इसको कहते हैं लंबवत अक्ष प्रमेय। स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्वरूप भी आपके सामने उपस्थित है, वो ये है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट जो इनर्शिया है मोमेंटम, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो जो है इनका अगर हम टोटल कर दें तो दैट इज जस्ट इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। अब इसमें देखिए, ये तीनों एक्सिस आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों तीनों जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो फिर ये एक प्लेन है, इसमें दो एक्सिस हैं, इनके रिस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनका जो टोटल होता है वो तीसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जस्ट इक्वल होता है। तो ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द थ्योरम। अब इसको अपन स्टेटमेंट की बात करें, कथन कैसे करते हैं भाई, ऐसे आपको थोड़ी बता देना है उल जलूल की ऐसे हम कथन कर देते हैं सर ऐसा ऐसा। तो आपको इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्टार्ट करना चाहिए कि घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड के लिए, ये आपने स्टेटमेंट की शुरुआत बढ़िया कर दी। क्या? घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड के लिए एक समतल में दो अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्णों का योग कितना होता है? तीसरी अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि तीसरी अक्ष इन दोनों अक्षों के लंबवत होती है। तो इस तरह से ये आपका स्टेटमेंट है। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए, लिख लीजिए इसको कि घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड के लिए एक समतल में दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्णों का योग उसी समतल में तीसरी अक्ष के परितः
पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि ये तीसरी अक्ष इन दोनों अक्षों के लंबवत होती है। अर्थात Ix प्लस Iy इज जस्ट इक्वल टू Iz, जहां Ix x अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, Iy y अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है, और Iz जो होता है वह z अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है। इस तरह से अब जब हम इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं बच्चों, गणितीय व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर जब रहता है कि कैसे x अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है, y अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, z अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों को निकाल देते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमको मालूम है कि जो कर्ण का वर्ग जो होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इस तरह से अपन उसको जो है निकाल लेते हैं। कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपने फिगर बनाया है तो मैंने एक बहुत पुराना कंटेंट आपको दे रखा है कि जब भी किसी भौतिक राशि की गणितीय विवेचना आप करें तो पहले माना जाना लिखने के लिए उसका जो सिंबॉलिक आइकन है वो आपके सामने होना चाहिए। तब फिर अपन जैसे मान लीजिए कोई टर्म भूल रही है तो उसमें लिख देते हैं कि चित्रानुसार, है ना, इस टाइप का, तो वो जो है आपका कंटेंट जो है क्लियर माना जाता है। इन केस कोई टर्म आप लिखने में थ्योरी में छोड़ रहे हैं तो वो आपका क्लियर हो जाता है, राइट। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय की व्याख्या करने के लिए मान लेते हैं कि एक दृढ़ पिंड है जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लेते हैं कि उन छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान क्या है, m1 है, m2 है, m3 है, इस तरह से mn, इन छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान है। और ये पिंड जो है एक समतल xy में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। यदि हम ये मान लें कि किसी क्षण वो जो दृढ़ पिंड है वो P पॉइंट पर है, और इस P पॉइंट की व्याख्या भी हम कर लेते हैं। इस P पॉइंट पर एक छोटे से कण जिसका द्रव्यमान m है, सपोज इस कण का द्रव्यमान कितना है, m है, इस दृढ़ पिंड के इस कण की जो x अक्ष से दूरी है वो x है, y अक्ष से जो दूरी है वो y है, और z अक्ष से जो दूरी है बच्चों वो क्या है, z है। तब परिभाषा से मतलब जो हमने पीछे पढ़ लिया है, परिभाषा से x अक्ष के परितः इस छोटे से कण का जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, x अक्ष के परितः इस छोटे से कण का जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो m इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अतः इस x के अक्ष के परितः पूरे दृढ़ पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा बच्चों Ix, तो ये Ix बराबर हो जाएगा सिग्मा mx स्क्वायर। इस सिग्मा का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिग्मा मतलब जो छोटे छोटे कणों के लिए जड़त्व आघूर्ण है उन सभी जड़त्व आघूर्णों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से x अक्ष के परितः ये आपका जड़त्व आघूर्ण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार जैसे आपने x अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया बच्चों, तब आप चूंकि कॉन्सेप्ट वही है तो आप लिख देंगे इसी प्रकार y अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो सिग्मा m y स्क्वायर हो जाता है, और z अक्ष के परितः जो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है वो हो जाता है सिग्मा m इंटू z का स्क्वायर। इस तरह से तो ये क्या आ जाता है, पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बता दिया कि मान लिया ऐसा है, मान लिया वैसा है, तब फिर आप क्या करते हैं, इस एक छोटे से कण को उदाहरण के रूप में लेकर के ये कण जो है इस समतल में घूर्णन गति कर रहा है। क्योंकि जब एक पिंड की घूर्णन गति की बात करते हैं तो सभी कणों का जो कोणीय वेग ओमेगा है वो स्थिर रहता है, वही रहता है, और सभी कणों के लिए हम वो सिंगल मान लेते हैं, ओमेगा मान लेते हैं। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया, और इसमें आपने ये कहा कि x अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण Ix इज इक्वल टू सिग्मा mx स्क्वायर,
y अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व गुण सिग्मा m/2 और z अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व गुण क्या हो जाता है, सिग्मा mz²। अब आपको ये इस संपूर्ण पिंड के लिए x अक्ष के परितः जड़त्व गुण डिफाइन हो गया, y अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व गुण डिफाइन हो गया और z अक्ष के परितः भी पिंड का जड़त्व गुण आपने डिफाइन कर दिया। देन व्हाट नाउ वी हैव टू डन, आपको अब ये करना है, इस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो आप अब इस चित्र को देखिए, जैसे आपने पहले ही मान लिया है कि मान लेते हैं कि जब P पॉइंट पर एक छोटा सा कण रहता है, अब उस कण के आधार पर आपने पूरे पिंड का जो जड़त्व गुण है वो आपने निकाल लिया है परिभाषा से। तब आप इसमें इस ट्रायंगल को डिफाइन करिए। मान लीजिए ओरिजिन है, यहां से कोई भी पॉइंट है, इसको आप क्यू मान लीजिए, ये पी मान लीजिए, तो इस OPQ ट्रायंगल को ले लीजिए और जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय को सेट कर दीजिए, या इस कंटेंट को पाइथागोरस प्रमेय में आप डिप्यूट कर दीजिए, सेट कर दीजिए इसको। तब क्या हो, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है अब चित्र में आपको क्या देखना है, चित्र में आपको केवल देखना चाहिए वो समकोण त्रिभुज जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना है, राइट। वो चित्र से समकोण त्रिभुज OPQ में, मैंने इसलिए देखिए पहले ना हमने O लिखा था ना Q लिखा था, अब आपको समकोण त्रिभुज लेना है तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये समकोण त्रिभुज हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। लिख भी दीजिए समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, अब आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी OP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, दोनों कह सकते हैं। चाहे आप ये कह दें कि OQ का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, ऐसा आपने लगा दिया। अब आप देखिए OP क्या है, यहाँ R² है, OQ क्या है, यहाँ OQ है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये PQ क्या है, y है, तो यहाँ पर आपने y का स्क्वायर कर दिया। देखिए अब आपको अगर थोड़ा सा आंख बंद करके चिंतन करें कि अच्छा हमको क्या सिद्ध करना है, ix प्लस iy इक्वल टू iz सिद्ध करना है। इसमें अब ix कैसे आएगा भाई, आप देखते हैं कैसे आएगा, सिग्मा mx² आपने पहले समीकरण में डिफाइन किया है, iy क्या आएगा, सिग्मा my² आपने दूसरे समीकरण में डिफाइन किया है, और आपने तीसरे समीकरण में सिग्मा mr² को iz के रूप में डिफाइन किया है। यानी अब इनको i के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कोई कमी नजर आती है तो उसकी पूर्ति हमें करना है। वो कैसे करना है, वो आपको करना है। देखिए अगर हम इस इक्वेशन में जो आपको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के बाद मिला है उसमें अगर आप m का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखिए इसकी जो तस्वीर है आपके सामने कुछ ऐसी आएगी, क्या m मल्टीप्लाइंग बाई m, इट इज कन्वर्टेड टू mr² एंड सिंपली दीज आर mx² हो जाएगा ये बच्चों, और ये क्या हो जाएगा my²। देखिए अब आपको ये ऐसे दिखने लगे होंगे, दिखना चाहिए। mx² वह कण जो P पॉइंट पर है उसकी x अक्ष से दूरी चूंकि x है, इसलिए mx² इस कण के लिए x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण को एक्सप्रेस करता है। इट मींस कि अगर इसका सिग्मा हम ले लें, समेशन ले लें, एडिशन ले लें, टोटल ले लें, तो ये क्या व्यक्त कर सकता है, ये व्यक्त कर सकता है उस संपूर्ण दृढ़ पिंड के लिए x अक्ष के परितः जड़त्व गुण को ये व्यक्त कर सकता है। तो जब वो व्यक्त कर सकता है तो सिग्मा लेने में क्या हर्ज है भाई, टेकिंग समेशन इन ऑल आउट या ओवरऑल इक्वेशन, तो इसको हम कह सकते हैं सिग्मा mr² कह सकते हैं बच्चों, इसको कह सकते हैं सिग्मा mx² और इसको कह सकते हैं सिग्मा my²। Now we have already defined that sigma mr² is I with respect to z of the object, and it is iz and it is ix. Simply it can be written as iy.
आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम है वो एज ए रिजल्ट, एज ए आउटपुट एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये क्या आपने सिद्ध कर दिया, लंबवत अक्ष प्रमेय किससे रिलेटेड, घूर्णी गति से। तो अर्थात इसको एक बार और कह सकते हैं, तो अर्थात घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड के लिए एक अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस समतल में परस्पर लंबवत एवं इस अक्ष के लंबवत दो अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्णों को योगफल के बराबर होता है। जैसे आपने यहां से ऐसा सीधा कहा था, अब आपने इस कान को यहां से पकड़ के इधर से कह दिया। ये क्या कह दिया कि आपने स्टेटमेंट कहा था कि घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड के लिए एक समतल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्णों का योगफल उस तीसरी अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो दोनों अक्षों के लंबवत होती है। राइट, तो अब इसको उल्टा कैसे कर देते हैं, जैसे यहां कि किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण समतल में परस्पर एवं इस अक्ष के परितः लंबवत अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। तो ये होता है बच्चों आपका लंबवत अक्ष प्रमेय का पूरा स्टेटमेंट, इस कॉन्टेक्ट का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, और ये होता है पूरे कंटेंट का पॉइंट वाइज एनालिसिस।